तो दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे बड़ा नाम है रजनी कोठारी का, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रजनी कोठारी बेसिकली एक समृद्ध गुजराती परिवार में हुए थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रजनी कोठारी ने कुछ दिन बड़ोदरा में क्लासिकल अर्थशास्त्र पढ़ाया। इस दौरान वो भारतीय मार्क्सवाद के प्रारंभिक व्याख्याता एवं बाद में रेडिकल मानवतावाद के प्रमुख प्रवक्ता मानवेंद्र राय से प्रभावित हुए थे। फिर अपने सहयोगी विद्वान धीरू भाई सेठ द्वारा स्थापित लोकायन नामक अध्ययन कार्यक्रम में भागीदारी की। इसका मकसद गैर पार्टी राजनीतिक संरचनाओं को समाज विज्ञान की दुनिया से जोड़ना था। लोकायन जनता एवं बुद्धिजीवी वर्ग को बहस वार्ता का एक मंच प्रदान करता था। लोकायन फाउंडेशन के लिए रजनी कोठारी को 1985 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। रजनी कोठारी द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के संस्थापकों में से एक थे। द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बाद में इसके अध्यक्ष बने और पीयूसीएल भारत में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित एक मानवाधिकार संरक्षण संबंधित संस्था थी। रजनी कोठारी 1977 में जनता पार्टी का घोषणा पत्र लिखने वाले में से एक थे। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कोठारी ने गोविंदा मुखौटी के साथ मिलकर एक पथ प्रदर्शक रिपोर्ट प्रकाशित की, हु आर द गिल्टी, दोषी कौन। तो यह जो रिपोर्ट है सिख नरसंहार की जांच के बाद नवंबर 1984 में जारी की गई थी। भारत के प्रमुख राजनीति शास्त्री एवं विकासशील समाज अध्ययन पीठ जो CSDS के संस्थापक रजनी कोठारी ने पिछली आधी सदी में भारतीय राजनीति के सिद्धांतीकरण में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। दलीय प्रणाली के अध्ययन में कोठारी ने मुख्यतः दो उल्लेखनीय स्थापनाएं जोड़ी हैं। द्विदलीय एवं बहुदलीय प्रणालियों की प्रचलित व्याख्याओं से अलग हटकर उन्होंने भारतीय दलीय प्रणाली की एक पार्टी के वर्चस्व वाली प्रणाली के रूप में मौलिक व्याख्या की और कांग्रेस को प्रचलित परिभाषाओं के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में देखने के बजाय कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम के रूप में पेश किया है। आगे चलकर कोठारी ने गैर दलीय राजनीति के सैद्धांतिकरण में भी योगदान किया। जाति प्रथा और आधुनिक संसदीय राजनीति के बीच अन्योन्य क्रिया देखने को कोठारी की दृष्टि भी अनोखी साबित हुई। इस सिलसिले में उनका पहला सूत्रीकरण तो यह है कि भारत जैसे परंपराबद्ध समाज के आधुनिकीकरण का रास्ता दरअसल सामाजिक संरचनाओं के राजनीतिकरण से होकर जाता है, यानी सामाजिक संरचनाएं फॉर एग्जाम्पल जाति धर्म इनका राजनीतिकरण हो। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सूत्रीकरण यह है कि जिस परिघटना को हम राजनीति में जातिवाद करार देते हैं वह दरअसल जातियों का राजनीतिकरण है, यानी पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है। इसी कारण जातिगत संरचनाओं का स्वरूप भीतर से बदल रहा है। रजनी कोठारी एक महान राजनीतिक सिद्धांतकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। CDS रजनी कोठारी ने यानी सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी रजनी कोठारी ने 1963 में विकासशील समाज अध्ययन संस्थान की स्थापना की। नई दिल्ली स्थित यह संस्थान विकासशील देशों से आ रहे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों का अध्ययन करता है। भारत में चुनाव अध्ययन एवं सर्वेक्षणों की शुरुआत इसी संस्था ने की। लोकायन ये डायलॉग ऑफ द पीपल के नाम जाना जाता है, एक वार्ता मंच था। इस मंच के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक एवं बौद्धिक जन आम जन के मुद्दों पर खुली चर्चा किया करते थे। इस मंच के माध्यम से समाज के हास्य के समूहों की समस्याएं एवं उनके समाधानों पर चर्चा होती थी। ये संवाद 1980 दशक में शुरू हुआ। रजनी कोठारी पहले इंदिरा गांधी से जुड़े हुए थे, पर संजय गांधी के बढ़ते प्रभाव के कारण उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। 1974 के गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में भागीदारी की थी। फिर 1974 में कोठारी जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समर्थन में आ गए। जेपी से संपर्क होने के कारण उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में ये जेपी द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बने संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL के अध्यक्ष भी बने तथा योजना आयोग के सदस्य भी रहे। कुछ समय तक उन्होंने विभिन्न NGOs के साथ मिलकर भी काम किया। बाद में कहा कि फंडिंग जंजाल के में फंस गए हैं। रजनी कोठारी की अध्ययन पद्धति बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, ये भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। इनकी पद्धति संरचनात्मक प्रकारात्मक है। तो रजनी कोठारी गैब्रियल आलमंड के संरचनात्मक प्रकारात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से प्रेरित थे तथा उन्होंने अमेरिकी राजनीति विज्ञान में एक अग्रणी व्यक्ति कहते थे। किसे? गैब्रियल आलमंड को, लीडिंग फिगर इन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस। तो रजनी कोठारी का सबसे पहली लेख श्रृंखला फॉर्म एंड सब्सटेंसेज इन इंडियन पॉलिटिक्स 1986 में छपी।
एशिया फाउंडेशन के तत्कालीन प्रमुख रिचर्ड पार्क ने कोठारी की लेख श्रृंखला फॉर्म एंड सब्सटेंस को भारतीय राजनीति को समझने में ताजी हवा का झोंका बताया। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया 1969 में आती है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973 में बुक आती है। फुट स्टेप इनटू द फ्यूचर 1974 में बुक आती है। फुट स्टेप्स इनटू द फ्यूचर कोलन डायग्नोसिस ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड एंड अ डिजाइन फॉर एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड 1975 में बुक आती है। फिर रीथिंकिंग डेवलपमेंट कोलन इन सर्च ऑफ ह्यूमन अल्टरनेटिव्स 1988 में आती है। स्टेट अगेन डेमोक्रेसी कोलन इन द सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस 1988 में आती है। ऑन न्यू इंपीरियलिज्म 1981 में आती है बुक। फिर कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स 1998 में बुक आती है। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी 2005 में, और राइटिंग्स ऑफ रजनी कोठारी 2009 में बुक आती है। जाति पर इनके क्या विचार है? तो यह राजनीति नहीं है जिसका जातिकरण हुआ है, बल्कि यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हुआ है। तो पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का ये कॉन्सेप्ट देते हैं, पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जाति का राजनीतिकरण एवं राजनीतिकरण, जाति का राजनीतिकरण हुआ है, ऐसा उनका मानना था। रजनी कोठारी ने जाति के सकारात्मक पक्ष को उजागर किया। उनके अनुसार जाति तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने वाला पक्ष है। जाति केवल परंपराओं से ही जुड़ी नहीं होती है, बल्कि यह आधुनिकीकरण की भी वाहक होती है। जाति आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि इसको बढ़ाने में मदद करती है। तो ये जो कास्ट है उसको एज अ पॉजिटिव फोर्स देखते हैं। लोग राजनीति में जाति की समाप्ति की बात करते हैं, उन्हें ना जाति की समझ होती है और ना ही राजनीति की। तो जो लोग राजनीति में जाति की समाप्ति की बात करते हैं, उन्हें ना तो जाति की समझ होती है और ना ही राजनीति की। भारत में जनता जातियों के आधार पर संगठित है, इसलिए न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का प्रयोग करना पड़ता है। यह कहना तार्किक नहीं है कि जातियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि वास्तविक मुद्दा यह है कि भविष्य में जातियों की भूमिका किस प्रकार की होगी। भारत जैसे पिछड़े समाज में जाति दबाव समूह की भूमिका निभाती है, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है जाति। आप किसी भी जाति के एक प्रकार से जो उसके इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते हैं, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जा नहीं सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जातियों की समाप्ति पर क्या लिखा है कि समाज में कोई भी संरचना पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो जातियां समाप्त कभी भी नहीं होंगी, बल्कि उनका स्वरूप चेंज हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो कोई भी संरचना समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। जाति के राजनीतिकरण की जो प्रक्रिया है पर लिखते हैं, इसके अंतर्गत जातियों का धर्मनिरपेक्षीकरण व लौकिकरण हुआ, यानी कि सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है। अब जाति का परंपरागत प्रयोग जो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत होता था, अब वह नहीं रहा। जाति समूह अब राजनीतिक शक्ति व शक्ति प्रदर्शन के शक्ति प्राप्ति करने वाले समूह है। तो पहले की तरह जो जातियों का एक प्रकार से औचित्य था, अब वो रह नहीं गया है। अब जातियों को एक प्रकार से पावर गेनिंग फोर्सेस के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में जाति के विरोध की राजनीति से हो सकती है, भारतीय समाज में जाति के विरोध की राजनीति से हो सकती है, लेकिन जाति के बगैर नहीं। तो भारत में जो राजनीति है, ये जाति को विरोधी, मतलब जाति का विरोध करके राजनीति की जा सकती है। इन द सेंस की जाति के विरुद्ध राजनीति हो सकती है कि हमें जो कास्ट पॉलिटिक्स से नहीं करनी है, नहीं करनी है, लेकिन जाति के बगैर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो जाति के विरोध में भी अगर राजनीति करेंगे आप, तो कम से कम जाति शब्द का तो उपयोग करेंगे ना। राजनीति में जाति के निशान इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हमारे समाज में जाति का ठप्पा हर चीज पर है। जाति व्यवस्था एवं राजनीति में अंतःक्रिया के संबंध में रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के 3 रूप बताए। एक सेकुलरिज्म एस्पेक्ट यानी लौकिकरण, दूसरा एकीकरण यानी इंटीग्रेशन एस्पेक्ट, और तीसरा है कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट यानी चैतन्य पक्ष। तो कोठारी ने जो सेकुलराइजेशन एस्पेक्ट है उसमें क्या बोलते हैं कोठारी ने समाज व राजनीति में संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को लौकिकरण कहा है, सेकुलराइजेशन कहा है। समाज व राजनीति में संबंध जोड़ने की प्रक्रिया सेकुलराइजेशन कहलाती है। तो जाति का प्रयोग लौकिक या भौतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जाति का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में शक्ति व सम्मान के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं हमारे आज के, वो जाति का प्रयोग करते हैं सार्वजनिक जीवन में शक्ति और सम्मान प्राप्त करने के लिए, और एक प्रकार से भौतिक और लौकिक जो शक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए ये जाति का प्रयोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन एस्पेक्ट क्या है इसका? तो लोकतांत्रिक जो राजनीति है जातियों में एकता व समूहन की प्रवृत्ति का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, आप एकजुट नहीं होंगे, तो मलाई कोई और ले जाएगा, तो हमारी जाति वाला ही मलाई ले। तो इसलिए जरूरी है कि जो जातियां आपस में संगठित रहें। अगर यादव ऐसे यूपी है, बिहार में संगठित नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा व्यक्ति आके फूट डालो और राज करो की नीति से काम करा के चला जाएगा, है ना। तो जातियों के इसलिए संगठित होना पड़ता है। जातियों के मध्य संघर्ष ही नहीं पाया जाता, बल्कि एकता भी पाई जाती है। सत्ता प्राप्ति के लिए जातियां आपस में गठबंधनों का निर्माण
करती हैं। जैसे यमबाई आपने एक प्रकार से गठबंधन देखा होगा, बहुत सारे गठबंधन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े भी हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट क्या है, चैतन्य पक्ष क्या है, तो चेतना आयाम के तहत जातियों में आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण होता है। जातियां राजनीति में अपना वजूद पहचानने लगती हैं कि हमारा क्या औकात है ना, एक प्रकार से। अब जैसे यूपी में पता चला यादवों को कि हम, चूंकि यादव ऐसा नहीं है कि कोई पिछड़े उछड़े या कि वैसे टाइप के हैं, मतलब वहाँ जो एक प्रकार से जो यूपी में जो यादव समाज है बहुत संपन्न समाज है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है इसलिए वो संगठित भी हैं, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को, उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी फिर, तो अपने तरीके से चीज़ों को एक प्रकार से है ना, अपने हिसाब से चीज़ों को गढ़ने में वो कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से उनके पास एकता थी, कॉन्शियसनेस था, उनको पता था कि आगे चल के जो राजनीति है वहाँ पर जाति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, और जो शासन सत्ता में आएगा हमको इग्नोर करके नहीं आएगा। तो अगर हम उससे कोई डिमांड भी रखेंगे केंद्र लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी, तो हमारी डिमांडें पूरी होंगी। तो कब पूरी होंगी? हम संगठित होंगे। तो वो एक प्रकार से जो तीनों बताता है चरण, इसमें ये है। फिर कोठारी का मानना है कि जातियों एवं संप्रदायों के राजनीति में भाग लेने से सामूहिकता या राष्ट्रीयता की भावना कमजोर नहीं हुई बल्कि मजबूत हुई। अब है ना, जो जातियां हैं अपने आप को और ज़्यादा मुखर कर रही हैं, इन द सेंस की बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं पॉलिटिक्स में और हर जगह। तो इससे क्या हो रहा है कि जो राष्ट्रीय एकता है, सामूहिकता है, वो एक प्रकार से और मजबूत हो रही है। उसमें पृथकतावाद की जो भावना है कम हुई है और उसमें राजनीतिक एकीकरण हुआ है। जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया को कोठारी ने 3 चरणों में बांटा है। पहला शक्ति व प्रभाव की प्रतिस्पर्धा, ये उच्च जातियों तक सीमित था। ये प्रथम चरण था। इसमें जातियों के मध्य सत्ता एवं शक्ति प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष व प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे आंध्रा में कामा व रेड्डी के मध्य, राजस्थान में जाट व राजपूत के मध्य, बिहार में कायस्थ एवं भूमिहार के मध्य। प्रथम चरण जो केवल उच्च जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का द्योतक है। इसके 3 घटक हैं। पहला जाति की शक्ति संरचना, दूसरा आर्थिक लाभों का वितरण, तीसरा जाति चेतना। उच्च जातियों के अंदर की प्रतिस्पर्धी गुटबंदी, तो यह दूसरा चरण है। इसमें उच्च जातियां अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समाज की अन्य पिछड़ी एवं दलित जातियों के साथ गठबंधन करती हैं। बहुजातीय एवं बहुगुटी गठजोड़ होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में राजपूत व जाटों द्वारा यादव, गुर्जर, मीणाओं या दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास करना, ताकि इस गुटबंदी द्वारा सत्ता प्राप्त किया जा सके। तो वेरियस कम्बिनेशन बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी मुख्यमंत्री जब बीजेपी बनाती है तो देखती है कि कास्ट क्या है उसकी। जैसे मध्य प्रदेश में भी जो मोहन यादव जी बने हैं मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं उनके पीछे यूपी का चुनाव था। मतलब डायरेक्टली कोई नहीं बोलता है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमें समझना चाहिए कि क्या किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि यूपी जीतना है। तो बट ऑब्वियस है कि लोगों को एक प्रकार से अपने उसमें लाना है। तो यही पॉलिटिक्स खेली जाती है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, एक ब्राह्मण बनाया गया, एक है ना ओबीसी, फिर ये, तो मतलब एक प्रकार से सभी को साधने का प्रयास होता है। जो जातीय जो गुट है, गुटबंदी है, या एक प्रकार से जो कहना चाहिए गठबंधन है, वो बनाया जाता है चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए। और कोई भी सरकार इसको दरकिनार नहीं कर सकती है, और ठीक है, चलता है भारत में। जाति के बंधन ढीले पड़ना एवं राजनीति को व्यापकता मिलना, यह तीसरा चरण है। इसमें बहुआयामी निष्ठाओं का उदय होता है। इस चरण में वे जातियां जो अब तक उच्च जातियों का मोहरा थी, मुखर हो जाती हैं और राजनीति में अपना वजूद स्थापित। अभी तक क्या होता था कि अपर कास्ट जो लोग हुआ करते थे, इन जातियों में एक प्रकार से फूट डाल के इनका उपयोग कर लिया करते थे। लेकिन 1980 के बाद ये जातियां अपने आप में, इनके अंदर कॉन्शियसनेस आई। जो लीडर इनके बड़े बड़े हुए, इन्होंने उनको बताया कि चूंकि आप लोग संगठित नहीं हो, इधर उधर चले जा रहे हो, तो ये जो उच्च जातियों के लोग हैं ये आपका फायदा उठा लेते हैं, इसलिए हमें संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर किसी एक व्यक्ति या अपनी ही जाति में वोट देना पड़ेगा, तभी हम एक प्रकार से अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट है ले पाएंगे। सामाजिक परिवर्तन के दौर में जातियों की अपनी स्थिति में बदलाव लाने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। कोठारी ने ऐसे 4 तरीके बताए। पहला है संस्कृतिकरण, दूसरा है लौकिकरण, तीसरा है महापुरुषों के साथ संबंध जोड़ना, चौथा है आधुनिक राजनीति में सहभागिता। कोठारी के अनुसार आर्थिक अवसरों, प्रशासनिक संरक्षण व नए नेतृत्व ने जातियों को राजनीति की ओर आकर्षित किया। फिर नेक्स्ट है दलीय व्यवस्था पर विचार, तो कांग्रेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट देते हैं। मॉरिस जॉन, जिसे कांग्रेस डोमिनेटेड सिस्टम कहते हैं, 1967 से 1947 से 67 के बीच के टाइम को, इस राजनीति कोठारी कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में कांग्रेस का केंद्र व राज्य सरकारों पर जो प्रभुत्व है, उसका कारण कांग्रेस का अम्ब्रेला एवं इंद्रधनुष चरित्र एवं सांगठनिक संरचना है। कांग्रेस प्रणाली अधिकतम वैधता प्राप्ति यानी गेन मैक्सिमम लेजिटिमेसी के प्रयासों एवं सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रयासों का मिश्रण है।
कांग्रेस प्रणाली मैत्रेय का दल है, यानी पार्टी ऑफ कंसेंसस है, पार्टी ऑफ प्रेशर दबाव के दलों से बनी है। एक ही दल में विभिन्न विरोधी हितों का सामंजस्य एवं विरोध चलता रहे। कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा अम्ब्रेला है, इतना बड़ा छाता है कि उसके अंतर्गत दो विरोधी गुट भी साथ में रहते हुए काम करते हैं, और एक प्रकार से पार्टी ऑफ कंसेंसस तो है ही। तो लोगों को भले ही कुछ मुद्दों पर मतभेद हो, लेकिन फिर भी वो एज अ यूनिट काम करते हैं। ये कांग्रेस की उस समय विशेषता थी। दबाव की पार्टियां, पार्टीज ऑफ प्रेशर, इसमें कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी गुट और कई विपक्षी समूह, हित समूह और महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें शामिल थे। ये समूह सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का विकल्प बनने में विफल रहे, लेकिन ये सत्तारूढ़ यानी कांग्रेस पार्टी पर लगातार दबाव डालते रहे, आलोचना करके उसे प्रभावित करने में सफल रहे। ये कांग्रेस पार्टी में इस बात का दबाव बनाने में भी कामयाब रहे कि यदि सत्ताधारी दल लंबे समय तक जनता की राय को नजरअंदाज करते हैं तो वे समूह सत्तारूढ़ दल को सत्ता से बेदखल करने का खतरा पैदा कर सकते हैं। 1967 के बाद कांग्रेस प्रणाली का पतन शुरू हुआ। फिर रजनी कोठारी, कांग्रेस पहले एक आंदोलन थी, फिर पार्टी बनी, बाद में गुट में परिवर्तित हो गई। 1967 के बाद ये गुट बन गया, एक परिवारवाद की लहर आई और सब कुछ तबाह हो गया। कोठारी, तो पूर्व जो देसी रियासतों में कांग्रेस सिस्टम कमजोर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राजा महाराजा थे वो थोड़ा सा ज़्यादा हावी थे। जो कोठारी आगे क्या बोलते हैं, राजनीतिक गतिविधियों की कुंजी कांग्रेस प्रणाली थी। राजनीतिक गतिविधियों की कुंजी कांग्रेस प्रणाली थी। इसमें कांग्रेस पार्टी देश के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य का नेतृत्व करती थी। विपक्षी दलों की बजाय कांग्रेस पार्टी के भीतर ही विभिन्न गुट दबावकारी समूह निभाते थे। हमने देखा है कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे, है ना, जो एक प्रकार से कांग्रेस का उन्होंने अपने शुरू से लेकर अंत तक विरोध किया है। तो विभिन्न जो गुट थे दबावकारी भूमिका में रहे, उसके बाद भी रहा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदली। कब तक? 1967 तक ऐसी चीज़ें रहीं। जब तक नेहरू थे तब तक कहीं ना कहीं विभिन्न जो विचारधारा के लोग हैं कांग्रेस पार्टी में थे, और यही उसकी विशेषता थी उस समय। अन्य कथन, तो भारतीय राजनीतिक दलों में रजनी कोठारी ने दोहरी प्रवृत्ति, डुअल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पाई, अर्थात वामपंथी दल उदारवादी विशेषताओं वाले हैं, दक्षिणपंथी दलों ने धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को अपना रखा। तो जो वामपंथी दल हैं वो उदारवादी है ना, एक प्रकार से जो लेफ्ट के दल हैं वो भी उदारवादी, जो एलपीजी मॉडल है उसको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस की सरकार में भी थे। और जो राइटिस्ट पार्टी है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, वो भी सेकुलर इमेज बना के रखी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी है तो हर जगह सांप्रदायिकता ही फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा भारत की जो राजनीति है उसकी विशेषता है। भारत में राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं होती है, सत्ता प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपना लेते हैं। जेपी जैसी पार्टी राइट टू सेंटर हो जाती है, जबकि वाम लेफ्ट टू सेंटर हो जाते हैं। बीजेपी ने शुरुआत में सत्ता प्राप्ति के लिए उग्र हिंदुत्व को त्याग दिया, साम्यवादी दलों ने क्रांति के विचार को त्याग दिया। यही बात है। तो भारतीय लोकतंत्र ने भाजपा को उदारीकृत एवं साम्यवादी दलों का उदारीकरण कर दिया। भारत में क्षेत्रीय दलों का उभार कांग्रेस के विघटन का परिणाम है। भारत में राजनीतिक दल व्यक्ति केंद्रित होते हैं और क्षेत्रीय दलों में प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। तो राजनीतिक दल हैं व्यक्ति केंद्रित होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आप देख लीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमती है। एसपी बीएसपी सब बिल्कुल क्षेत्रीय दलों में तो भूमिका और ज़्यादा होती, और ये प्रवृत्ति अक्रॉस द इंडिया पाई जाती है। जो इवन जो साउथ की पार्टियां हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति के केंद्रित थी, वो घूमती रहती है। कोठारी क्या बोलते हैं कि नेहरू युग में भारतीय संविधान का दर्शन था केंद्र से बाईं ओर की विचारधारा, यानी सेंटर टू लेफ्ट, वो आम सहमति। राजनीतिक विकास यह व्यवहारिक मॉडल था जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार था। सोशल मूवमेंट पर विचार, तो 1970 व 80 दशक में जो सामाजिक आंदोलन हुए उन्हें कोठारी ने गैर दलीय राजनीतिक संरचना, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन कहा है। कोठारी के अनुसार बढ़ते भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण के कारण लोकतंत्र आम लोगों के लिए तमाशा बन चुका है। लोगों में असंतोष एवं निराशा का भाव है, इसलिए सामाजिक आंदोलन की आशा ही एकमात्र किरण दिखाई देती है। जनता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह एवं असहयोग के जिन तरीकों को अपनाया गया उनका प्रभाव बाद के भी सामाजिक आंदोलनों पर देखने को मिला है। कोठारी के अनुसार इतिहास के वर्तमान मोड़ पर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में नए अंकुर तभी निकल सकते हैं जब लोगों की राजनीति के सिकुड़ते स्थान का सम्यक एवं व्यापक प्रत्युत्तर वैकल्पिक आंदोलन की विभिन्न लाभप्रद जगहों से शुरू किया जाए। कोठारी का मानना था कि तृणमूल आंदोलन यानी ग्रास रूट मूवमेंट और गैर दलीय राजनीतिक समूह, नॉन पार्टी सोशल ग्रुप, भारतीय राष्ट्र राज्य को पुनः युवा बना सकते हैं, इनका पुनर्राजनीतिकरण कर सकते हैं, इसे नव साम्राज्यवाद की गलफांस से मुक्त कर सकते हैं और विकास के स्वराज वाले तरीके ला सकते हैं। कोठारी क्या बोलते हैं कि मानवाधिकार आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, नारीवादी आंदोलन और शांति आंदोलन, ये सभी आंदोलन मानवीय क्रियाकलापों के संचार में भलाई और अच्छे
जीवन के सिद्धांत को पुनः स्थापित करते हैं। किताब भानु मेहता के अनुसार कोठारी का पसंदीदा मॉडल गांधीवादी सामाजिक प्रजातंत्र यानी गांधीयन सोशल डेमोक्रेसी है। भारत के संकटों का केवल यही एक व्यवहारिक दल है। मनोरंजन मोहंती का मानना है कि कोठारी केवल गांधीवादी ही नहीं अपितु उदारवादी एवं आधुनिकतावादी भी थे। उनका सिद्धांत प्रजातांत्रिक मानववाद यानी डेमोक्रेटिक ह्यूमनिज्म का है, जो राल्स के सिद्धांत से कहीं ज्यादा उग्र है। प्रकाश करात कोठारी द्वारा शुरू किए गए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जिसे लोकायन भी कहा जाता है, को पश्चिमी साम्राज्यवादी रणनीति का एक कारक बताते हैं, है ना। प्रकाश करात क्या कहते हैं, जो कोठारी द्वारा शुरू किए गए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी या लोकायन जिसे कहा जा सकता है, को पश्चिमी साम्राज्यवादी रणनीति का एक कारक बताते हैं, क्योंकि लोकायन को पाश्चात्य देशों से अपनी विचारधारा फैलाने के लिए फंडिंग मिलती थी। भारतीय राज्य व्यवस्था एक प्रकार से आलोचना भी है। भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर विचार। तो रजनी कोठारी भारतीय राज्य व्यवस्था के नेहरू मॉडल के पक्षधर थे, क्योंकि यह आम सहमति एवं बहुल प्रजातंत्र पर आधारित था। सामाजिक प्रजातंत्र का भारतीय संस्करण बनना चाहिए, जो पूंजीवाद एवं साम्यवाद की अतियों से बचकर चले। इसमें पाश्चात्य मॉडल का उदार प्रजातंत्र हो तथा सोवियत एवं चीनी मॉडल जैसा लोकतांत्रिक केंद्रवाद हो। रजनी कोठारी ने 1990 के दशक के बाद के आर्थिक सुधारों की आलोचना की, क्योंकि इससे नौकरशाही प्रबंधकी मॉडल यानी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर मॉडल को बढ़ावा मिला। कोठारी नेहरू सरकार के मिश्रित मॉडल में विश्वास करते थे। कोठारी राज्य के नौकरशाही प्रबंधकी मॉडल यानी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर मॉडल यानी नौकरशाही, साम्यवाद, प्रबंधकी और टेक्नोक्रेट उदारवादी के आलोचक थे। तो उनकी यह मॉडल प्रजातांत्रिक प्रक्रिया व राष्ट्र राज्य निर्माण की संस्थाओं को कमजोर करता है। उदाहरण स्वरूप दलीय प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया एवं स्थानीय प्रशासन संस्थाएं। अतः नौकरशाही प्रबंधकी मॉडल की बजाय ऐसा वैकल्पिक मॉडल लाया जाए जो लोगों के संघर्ष व राजनीतिक सहभागिता पर आधारित हो। कोठारी क्या कहते हैं कि लोगों और राज्यों के बीच शक्ति के पर्याप्त एक समान वितरण के बिना न तो न्याय की प्राप्ति हो सकती है और न ही अहिंसा की। राज्यों की वैश्विक शक्ति बनने की भूख ने नागरिकों एवं निर्धनों की मांगों को हाशिए पर धकेल दिया। कोठारी के अनुसार राज्य को तकनीकी आधुनिकीकरण के एजेंट के रूप में देखा जाता है। तकनीकी आधुनिकीकरण के एजेंट के रूप में देखा जाता है किसको? राज्य को। तृतीय विश्व के राज्यों की चाह विकसित देश जैसा बनने पर रहती है, ताकि वह वैश्विक शक्ति बन सके। इसके लिए हथियारों पर खूब खर्च किया जाता है, पर इसकी बजाय राज्य को अपने नागरिकों व निर्धनों की जरूरत और मांगों की पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसकी बजाय कोठारी लिखते हैं कि भारत के अभिजन वर्ग को इस बात की चिंता है कि आम जनता की मांगों व दावों के कारण राष्ट्र राज पर संकट आ रहा है, राजकाज चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उन शासक अभिजनों को न पूंजीवादी साम्राज्यवाद की चिंता नहीं है, जो विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण के रूप में राष्ट्र राज्य की शक्ति को कमजोर कर रहा है। कोठारी का मानना है कि 1970 के बाद नव धनाढ्य वर्ग ने अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए भारतीय राज्य पर नियंत्रण कर लिया है व इसकी स्वायत्तता को नष्ट कर दिया है। भारतीय अभिजन की रचना प्रक्रिया को कोठारी ने उसकी समग्र जटिलता में समझने का प्रयास किया है। इस मॉडल की व्याख्या रजनी कोठारी की विख्यात रचना भारत में राजनीति कल और आज में दर्ज है। कोठारी भी सहमत हैं कि देश को आधुनिकीकरण के रास्ते पर चलाने वाले राष्ट्रीय अभियान मुख्यतः शहरी, शिक्षित और ऊंची जातियों से ही आए थे, लेकिन इसी मुकाम के बाद उनकी विवेचना अलग हो जाती है। वो राष्ट्रीय अभियानों के साथ दो अन्य अभियानों की भी शिनाख्त करते हैं। इस तरह उनका मॉडल 3 तरह के अभियानों की आपसी अन्योन क्रिया का अध्ययन करने पर आधारित है। इसमें पहला है राष्ट्रीय अभियान, दूसरा है स्थानीय अभियान और तीसरा है इन दोनों के बीच सक्रिय मध्यवर्ती अभियान। राष्ट्रीय अभियान कोठारी राष्ट्रीय अभियान का उद्गम भारत की सभ्यता मूलक विशेषताओं और उदीयमान आधुनिकता के बेहतरीन संसर्ग में निहित है मानते हैं। इसी कारण यह अभियान विभाजन के ऊपर एकीकरण, खंडन के ऊपर समायोजन और टकराव के ऊपर सहमति को प्राथमिकता देते हुए आजादी के बाद राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए समाज के विभिन्न तबकों को गोलबंद कर पाया। तो ये राष्ट्रीय अभियान कौन थे? नेहरू, पटेल जैसे लोग, है ना। कोठारी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और 19वीं सदी से जारी भारतीय आधुनिकता के सिलसिले में ब्राह्मण जाति के प्रतिनिधियों के योगदान को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि पारंपरिक अभियानों के रूप में ब्राह्मणों ने हमेशा समाज की लघु परंपराओं को महान परंपरा या महापरंपरा से जोड़ने की भूमिका की है। तो लिटिल ट्रेडिशन को ग्रांड ट्रेडिशन से जोड़ने का काम किया। ब्राह्मणों के नेतृत्वकारी उद्यम के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया फटाफट आगे बढ़ी। ब्राह्मणों के कारण न तो राष्ट्रीय आंदोलन को नेताओं की कमी पड़ी और न ही नए राष्ट्र को। इन कदमों से स्पष्ट है कि भारतीय समाज के जो हिस्से परंपरा के रखवाले थे, उन्होंने ही आधुनिकता के रखवालों की भूमिका
अपना ली। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक सकारात्मक पॉजिटिव फोर्स में देखते हैं ब्राह्मणों को। जैसे नेहरू जी भी एक ब्राह्मण ही थे और ऐसे बहुत सारे नेता थे। जैसे एक आरोप भी लगता था जो भारत की संविधान सभा बनी थी कि वो ब्राह्मणों की सभा थी, क्योंकि ब्राह्मण उस समय चूंकि राजनीति में ज़्यादा थे, जैसे गांधी जी वगैरह ये सब राजनीति में थे, तो उतना ज़्यादा जो समाज का निचला तबका था उसको एक प्रकार से उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा था। उसके नेता फॉर एग्जाम्पल आप अम्बेडकर जी को ले लीजिए, तो एक ही ना थे, बस दो चार और मतलब देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो समाज का हिस्सा था वो कहीं ना कहीं, चूंकि यही लोग पढ़े लिखे थे और सहभागिता इनकी ज़्यादा थी, इसलिए ये आगे चल के राजनीति में भी आए। लेकिन चूंकि पहले ये परंपरा के रखवाले थे, ट्रेडिशनल, ये एक प्रकार से ट्रेडिशन की बात किया करते थे, सती प्रथा वगैरह की बात किया करते थे। लेकिन आगे चल के जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने आधुनिकता के रखवालों के रूप में अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। ये रजनी कोठारी कहते हैं, ये पहले अभिजन थे, ये एक प्रकार से राष्ट्रीय अभिजन थे। पर स्थानीय अभिजन तो भाषाई, क्षेत्रीय और जातीय शक्तियां कोठारी की निगाह में स्थानीय अभिजन का निर्माण करती। यह वही प्रादेशिक अभिजन था जिसके समर्थन के बिना आधुनिकीकरण एवं उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया कांग्रेस सफलतापूर्वक नहीं चला सकती। इसलिए इसे प्राथमिकता देकर ही गांधी ने 20 के दशक में असहयोग आंदोलन की सफलता की गारंटी। प्रदेशों में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले इस अभियान के पास गहरी सांस्कृतिक जड़ें थी। मझोली किसान जातियों से आने वाले प्रतिनिधियों को भी इसके दायरे में स्थान मिला था। तो जो फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रीय नेता हो गए तो वो राष्ट्रीय अभियान आ गए। फिर जो क्षेत्रीय नेता थे, क्षेत्रीय नेता ही बहुत सारे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत में बहुत सारे क्षेत्रीय नेता थे, तो उस समय भी तो उनकी जो भूमिका कैसी थी, उनकी भूमिका एक प्रकार से स्थानीय अभियान के रूप में थी। मध्यवर्ती अभियान तो बात केवल यही नहीं थी। राष्ट्रीय अभियान ऊपर से नीचे की ओर यानी शीर्ष से आधार की तरफ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, और स्थानीय अभियान अपने आधारभूत प्रभाव का इस्तेमाल करके शीर्ष की तरफ गति करना चाह रहे थे। दरअसल इन दोनों के बीच एक मध्यवर्ती अभियान भी सक्रिय था, जिसकी गति ऊपर और नीचे दोनों तरफ थी। ये मध्यवर्ती अभियान जनता उसके स्थानीय और शीर्ष नेताओं के बीच संपर्क स्रोत का काम करने वाले थे। इन बीच के नेताओं में परंपरा एवं आधुनिकता के बीच आवागमन करने की असाधारण क्षमता थी। कुल मिलाकर बीच के नेता दरअसल राज्य व्यवस्था की दृष्टि से जनगोलबंदी के बहुत बड़े वाहक थे। रजनी कोठारी इन बीच के नेताओं को राजनीति का नया उद्यमी करार दिया। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया तेज होने और आरक्षण के जरिए हुए सबलीकरण ने इस तीसरे अभियान का महत्व काफी बढ़ा दिया। तो फॉर एग्जाम्पल जो राष्ट्रीय नेता थे, जो ब्राह्मणवादी एक प्रकार से ब्राह्मण थे, है ना, और दूसरे थे स्थानीय अभियानों में जो लोकल एलिट्स थे, और तीसरे जो अभियान थे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यूपी में यादवों को देख लिया जाए, जो जातियां सशक्त थी उनसे उभरे हुए जो अभियान थे, ये तो ना ज़्यादा लेडर में नीचे थे और ना ज़्यादा ऊपर थे। ये क्या चाह रहे थे कि मतलब इनकी पहुंच जो है तो दोनों में थी। अब चूंकि आरक्षण की जो राजनीति चली उससे इन जातियों को, जैसे यादव हो गए, जाट हो गए, मतलब जो ओबीसी में आते हैं, ऐसी जातियां जो मजबूत थी, एक एक राज्य में इनका बहुत बड़ा प्रभाव था, ये जातियां और इनसे जुड़े हुए जो नेता थे मध्यवर्ती नेताओं की भूमिका में रहे, और इन्होंने उस बेनिफिट को बहुत ज़्यादा बनाने का काम किया। और आगे चल के जैसे ही राजनीति का जो आरक्षण की राजनीति जोर पकड़ती है तो ये एक प्रकार से कांग्रेस सिस्टम को भी दरकिनार करने में एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इवन कांग्रेस को भी ओवरटेक कर दिया। 1967 के बाद कांग्रेस सिस्टम पूरी तरह से ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो अभियान थे अब अपनी ताकत में पूरी तरह से आ चुके थे। इन्होंने सत्ता का स्वाद भी ले लिया था अब, और ये लोगों को लामबंद करना भी सीख गए थे। तो ये आरक्षण मतलब ये उस राजनीति का जो एक प्रकार से जातिगत राजनीति हुई उसका इन्होंने बिल्कुल उसको पकड़ लिया और एक बहुत महत्वपूर्ण इसका भूमिका भी निभाई और उसका लाभ भी लिया। कोठारी की मानता है कि राजनीतिक विकास के शुरुआती दौर में अभियान की यह त्रिस्तरीय संरचना इनपुट आउटपुट मॉडल की तरह काम करती थी। वैचारिक और नीतिगत इनपुट राष्ट्रीय अभियान की तरफ से आते थे और उनके ऊपर जनता व समाज की प्रतिक्रिया बाकी दोनों अभियानों के जरिए संसाधित होती थी। फिर भारतीय राजनीतिक संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति के विशिष्ट भारतीय मॉडल की रचना का श्रेय रजनी कोठारी को जाता है। हालांकि कोठारी मूलतः राजनीति शास्त्री हैं और उन्होंने 60 के दशक में किए गए अपने अध्ययनों के आधार पर लिखी गई एक बहु अनुशासनीय पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में इसे पेश। अपनी इस अनूठी रचना में कोठारी ने परंपरा को 3 हिस्सों में बांटकर विश्लेषित किया। भारतीय संस्कृति की महान परंपरा, ग्रेट ट्रेडिशन था ये। ग्रामीण संस्कृति की लघु परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन के साथ साथ बहु सामाजिक एवं बहु क्षेत्रीय राजनीतिक संस्कृति की मध्यवर्ती परंपराएं। वे मानते हैं कि भारत में सम्मोहन की प्रक्रिया इन्हीं मध्यवर्ती परंपराओं के इर्द गिर्द संपन्न हुई।
चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने रजनी कोठारी को समझ लिया है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और चूँकि ये जो एक बात और है, ये जो जाति धर्म के मुद्दे हैं, ये अब भारत में हम लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं ना, तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर कहीं पर कुछ ऐसा आपको लगे कि हमारे खिलाफ सर बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति है, यहाँ पर हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। इतनी लिबर्टी तो मैं ले ही सकता हूँ कि चीज़ों को समझाने के लिए, या थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा बातें को इधर उधर घुमाया भी जा सकता है। इसको दिल से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कल को मैसेज ना करिए कि ऐसा-ऐसा आप सर कैसे बोल सकते हैं। तो ऐसा था, इसलिए बोला जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा-सा लिबर्टी पॉलिटिकल साइंस में ले ली जाती है, क्योंकि क्रिटिसिज़्म वगैरह ये सब चीज़ें पॉलिटी के छात्र ही कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।